हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को। इसके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम इनको डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जो पॉलिसी की कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो आपके इम्प्लीमेंटेशंस करने वाले हैं हम उसके बारे में भी हम डिस्कस करते रहेंगे। एंड जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हम क्वेश्चंस के थ्रू डिस्कस कर ही लेंगे। सारा चीज़ हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। बट उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो सो दैट आपको हर इंपॉर्टेंट अपडेट टाइम टू में मिलती रहे। एंड एक और चीज़ जो है कि आपको, जैसे आपको पता है, कल आपका एग्ज़ाम है, बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम है जो आपका कल। तो उसके लिए आपको ये वाली जो पॉलिसी है बहुत ज़्यादा यहाँ से आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। डेफिनेटली क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। एंड आपको पता है कि आपको इस पॉलिसी को अभी 29 जुलाई को 1 साल हो चुका है पास हुए हुए। 2020 में हुई थी तो 21 में इसको 1 साल हो गया है। तो यहाँ से आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ से बनता है वो यही है, हु हैज़ प्रिपेयर्ड द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो किसने प्रिपेयर की थी ये? आपको इसमें एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जो आपका कब इसकी एक रिपोर्ट बनाने को बोला था आपकी ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के जो ये सबमिट होती हैं। तो उनकी जो चेयरमैन थे, जो आपकी ये कमिटी थी, जो ये आपकी ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की जो कमिटी थी, इसके चेयरमैन कौन थे? तो इसके चेयरमैन आपके डॉक्टर के कस्तूरी रंजन थे, ठीक है। एंड इन्होंने क्या किया था, इनको 2017 में जून 2017 में इनको बोला गया था कि आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है, ठीक है, फॉर द एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इन्होंने ये रिपोर्ट तैयार की थी एंड उनको ये 2 साल लगे ये रिपोर्ट तैयार करने में। और इन्होंने ये जो रिपोर्ट थी ये कब सबमिट की? इन्होंने ये 31 मई 2019 को ये रिपोर्ट कमेटी को सबमिट की, ठीक है। ये चेयरमैन थे उस कमेटी के और इन्होंने ये रिपोर्ट सबमिट की। 2 साल बाद इन्होंने ये रिपोर्ट सबमिट की एंड इसकी वजह से ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो फॉर्म हुई है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है? कि कस्तूरी रंजन समिति ने जो ये है न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो फ्रेम की है, ठीक है। एक इंसान ने नहीं की है ये, ठीक है। चेयरमैन बेशक ये थे, ठीक है। नेक्स्ट है, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी? सेम क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। डॉक्टर के कस्तूरी रंजन इज द करेक्ट आंसर। ये आपको समझ आ गया है कि 31 मई 2019 को ये रिपोर्ट सबमिट की गई थी। और कब बोला गया था? 2 साल पहले इनको बोला था कि आपको ऐसी एक रिपोर्ट सबमिट करनी है। मतलब 2017 जून 2017 में ये बोला गया था कि आपको ये रिपोर्ट जो है वो सबमिट करनी है। और किसने बोला था? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने बोला था कि आपको ये रिपोर्ट सबमिट करनी है। नेक्स्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन वॉज रीनेम्ड एज मिनिस्ट्री ऑफ HRD ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन विच ईयर? आपको पता है 2020 के अकॉर्डिंग जो आपकी NEP है, NEP 2020 है, उसमें जो आपका ये मिनिस्ट्री ऑफ HRD जो है वो ये नेम चेंज करके अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रीनेम कर दिया गया है। बट ये तब होगा जब आप एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो ये चेंज कर दिया गया, ये नेम चेंज कर दिया गया। बट ये मिनिस्ट्री ऑफ HRD कौन से ईयर में ये नेम रखा गया था, ये यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। सो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो है 1985 में ये जो मिनिस्ट्री ऑफ HRD इस सेक्शन को नाम दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है, NEP 2020 एम्स टू इंक्रीज द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो, मतलब GER फुल फॉर्म इसका, इन दी हायर एजुकेशन फ्रॉम। क्वेश्चन में ही बहुत सारे आंसर्स छुपे हैं, ठीक है। क्योंकि आपसे कई बार ये पूछ लिया जाता है कि क्या एम रखा है, कितने % का एम रखा है। 2018 में हमारा जो इनरोलमेंट रेशो है वो कितना है? वो अकॉर्डिंग टू 2018 ये है 26.3। अब ये बोला गया है कि NEP जो है वो क्या फोकस करती है? वो 50% इनरोलमेंट रेशो के लिए एम कर रही है। तो वो कितने सालों में ये अचीव करेगी? मतलब उन्होंने क्या टारगेट रखा है अपना? तो उन्होंने ये टारगेट रखा है कि 2035 तक,
ठीक है। 2035 तक उन्होंने क्या करना है, अपनी 26.3% से जो रेशो है वो बढ़ा के 50% करना है। तो उसमें इन्होंने 2035 का रेशो मतलब टाइम पीरियड रखा है, टारगेट रखा है। सी और इस 2035 तक ये क्या करेंगे, साथ में ये 3.5 जो करोड़ सीट्स है उसको भी ऐड करेंगे हायर एजुकेशन में, ठीक है। और आपको पता है करंट रेशो कितना है आपका, 26.3% है। और अब ये 50 तक अचीव करने की ये टारगेट, एक गोल लेके चले हुए हैं। और वो कब तक होगा, 2035 तक ये चाहते हैं ये चीज़ हम अचीव कर ले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन NEP 2020 द करंट 10+2 system to be replaced by a new curricular structure. What is the new curricular structure? तो आपको पता है कि पहले आपका 10C, आपको एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ, ये बहुत कंफ्यूजिंग है, मैं भी बहुत कंफ्यूज हो चुकी हूँ उसमें, क्योंकि कहीं कुछ दिया है आपको इन्फॉर्मेशन में, कहीं कुछ दिया है, बट हम इसको ही फॉलो करते चलेंगे। पहले आपका जो इसका स्ट्रक्चर था वो था 10+2+3, ठीक है। एजुकेशन का जो आपका स्ट्रक्चर था वो था 10+2+3। और ये कहाँ मिला था, हम आपको कुठारी कमीशन में दिया था। सी मैंने कहीं आपको कुठारी कमीशन बोला है, पिछली बार जो वीडियो डाली थी उसमें वो 10+2 और +3 वाला जो स्ट्रक्चर था वहाँ पर थोड़ी कन्फ्यूजन हो गई थी। किसी बुक्स में ये NEP 1986 दिया है, कहीं आपको ये कुछ दिया है, ठीक है। बट हम इसका जो फाइनल आंसर मैं आपको बता रही हूँ वो कुठारी कमीशन ही है, ठीक है। तो 10+2+3 जो है आपका ये स्ट्रक्चर कुठारी कमीशन में दिया है। वैसे आप अगर बुक्स चेक करेंगे तो कहीं जगह ये NEP जो आपकी 1986 वाली है उसमें भी आपको ये दिया जाता है। बट इसका हम 10+2+3 वाला जो स्ट्रक्चर है ये आपका कुठारी कमीशन ने दिया था, दैट्स फाइनल, ठीक है। तो ये आपका ये स्ट्रक्चर हम अभी तक फॉलो करते थे। आपको पता है 1st to 10th हम ये करते थे, फिर उसके बाद +2 मतलब 10+2 होती थी हमारी, उसके बाद हम 3 साल की ग्रेजुएशन करते थे, ये स्ट्रक्चर चल रहा था। बट अब अकॉर्डिंग टू NEP 2020 एक नया स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है, दैट इज़ 5+3+3+4, ठीक है। अब मैं इसको आपको समझा देती हूँ साइड बाय साइड, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे इसमें। तो 5 जो आपकी स्टार्टिंग की ईयर्स होंगे, दैट इज़ आपकी 3 to 8 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए ये स्ट्रक्चर दिया गया है, ठीक है। अरे चलो ठीक है, 5 जो आपके ये 5 वाला स्ट्रक्चर है 5 इयर्स का, ठीक है। ये 5 वाला है। 5 में क्या आएगा आपको, इसको हम फाउंडेशन स्टेज बोलते हैं, ठीक है। फाउंडेशन बनानी है, बिल्डिंग की फाउंडेशन इस टाइम बनेगी बच्चे की, ठीक है। बच्चा जो उसका करियर बन रहा है उसकी फाउंडेशन हम इस स्टेज में बनाते हैं। 5 साल की ये स्टेज रहने वाली है, जैसे कि इसमें लिखा गया है। तो इसमें क्या आएगा, आपकी 3 से 8 साल के बच्चे आएंगे, ठीक है। 3 से 8 साल के बच्चे इसमें आएंगे, जिसमें बच्चे क्या क्या करेंगे, आपकी KG करेंगे, किंडरगार्टन, फिर लोअर किंडरगार्टन करेंगे, फिर उसके बाद वो UK अपर किंडरगार्टन करेंगे, ठीक है। उसके बाद 1st and 2nd क्लास करेंगे अपनी, ठीक है। 1st and 2nd ग्रेड वो कंप्लीट करेंगे। तो मतलब 5 साल की ये उनकी रहने वाली है, और इस स्टेज को हम फाउंडेशन स्टेज बोलते हैं। फिर उसके बाद आपकी प्राइमरी या प्रिपरेटरी स्टेज आएगी, जो कि 3 इयर्स की होगी, जिसमें आपके 8 से 11 साल के बच्चे आएंगे, ठीक है। इसमें बच्चा इसको प्रिपरेटरी स्टेज बोलते हैं। ये स्टेजेस के नाम भी पूछ लिए जा सकते हैं आपसे, ठीक है। इसको प्रिपरेटरी स्टेज बोलेंगे। एंड इसमें बच्चा आपका 3rd to 5th का रहेगा, ठीक है। क्लासेस कौन सी होगी, 3rd, 4th and 5th बच्चा इसमें कंप्लीट करेगा। फिर इसके बाद आपका आएगा मिडिल वाली, जो है आपकी मिडिल स्टेज आएगी आपकी, जिसमें बच्चा 3 साल, फिर से 3 साल रहेगा, मिडिल स्टेज है आपकी। इसमें बच्चा 11 से 14 ईयर्स का होगा, ठीक है। और 6th, 7th and 8th कंप्लीट करेगा, ठीक है। फिर पहले आपका 5 था, फिर 3 था, फिर 3 था, अब कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। 4 आएगा अब आपका। और ये आपकी सेकेंडरी स्टेज बोली जाती है। इसमें बच्चा आपका 14 से 19 ईयर्स के बीच का होगा, एंड वो कौन सा 9th, 10th, 11th and 12th कंप्लीट कर देगा। एंड आपको पता है पहले हमारे पास हार्ड साइंस एंड सॉफ्ट साइंस में हम जो वो था डिफ्रेंशिएशन कर देते थे, ठीक है।
हार्ड साइंस एंड सॉफ्ट साइंस में हम डिफ्रेंशिएशन कर देते थे एट द एज ऑफ मतलब +1 में हम ये डिफ्रेंशिएशन कर लेते थे कि मेडिकल नॉन मेडिकल आर्ट्स जो भी रखना है आपने उस वे में कर देते थे। बट अब ऐसा कुछ भी नहीं है। 9th से बच्चे को क्या करना है, इस NEP के अकॉर्डिंग 9th से बच्चे को क्या करना है, अपने जो भी सब्जेक्ट्स उसको पसंद है वो स्टडी कर सकते हैं, साथ में वो लेवल भी डिसाइड कर सकते हैं। जैसे 10th क्लास में अगर बच्चे का मैथ अच्छा नहीं है तो ज़रूरी नहीं है वो एडवांस लेवल है, वो लो लेवल भी ले सकता है। ठीक है, ये चीज़ है। तो आपको ये फाउंडेशन जो न्यू करिकुलर स्ट्रक्चर वो क्या है, 5 + 3 + 3 + 4। ठीक है, 5 + 3 + 3 + 4। ठीक है, ये रहने वाला है आपका करिकुलर स्ट्रक्चर। ये चीज़ आपको क्लियर होगी है। ठीक है, एंड आपको और क्या था, अच्छा चलो एक और चीज़ आपको मैं यहाँ पर बता देती हूँ। आपकी कितनी नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज़ आई है। पहली आई है आपकी 1968 में, ठीक है, फिर आपकी आई थी 1986 में, रिवर्स कर देना है इन दोनों को। ठीक है, और ये जो 1968 वाली थी, 1986 वाली थी सॉरी, इसको हमने मॉडिफाई किया था 1992 में। ठीक है, और इसको हम प्रोग्राम ऑफ एक्शन बोलते हैं। ठीक है, 1992 प्रोग्राम ऑफ एक्शन जो आपने पढ़ा है वो क्या है, वो सिर्फ अमेंडमेंट है जो कि आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो आपके 1986 की एजुकेशन पॉलिसी थी उसमें अमेंडमेंट्स किए थे। जैसे आपकी फिजिकल साइंसेस को ज़्यादा एम्फोसिस दी थी, मतलब आपकी फिजिकल साइंस को एम्फोसिस दी थी, योगा को ऐड किया था, ये सब कुछ जो थी छोटी मोटी चीज़ें वो उस टाइम अमेंडमेंट्स की गई थी इस पॉलिसी में। ठीक है, तो अब इसके बाद जो आपकी 2020 में आई है, ठीक है, नेक्स्ट आपकी जो है अब वो 2020 में आई है, ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, जो आपकी फर्स्ट जो पहले वाली जो आपकी थी वो किस चीज़ पे, जो आपकी 1986 की पॉलिसी थी वो किस चीज़ पे फोकस करती थी, वो आपकी SS एंड इक्विटी पे फोकस करती थी, फेयरनेस पे फोकस करती थी। बट अब की जो आपकी एजुकेशन पॉलिसी है इसके 5 पिलर्स हम बोल सकते हैं, 5 पिलर्स हैं। फर्स्ट है SS, सेकंड है आपका इक्विटी। आई होप आपको इक्विटी और इक्वालिटी के बीच में मतलब पता हो। इक्वालिटी क्या होता है, सबको एक स्टेज प्रोवाइड करना है, कोई भी बच्चा है उसको सेम स्टेज पे मतलब ला के खड़ा कर देना है। अगर वो मतलब उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ है तब भी उसको यहीं पर खड़ा करना है, नहीं है तब भी उसको यहीं पर खड़ा करना है, ये इक्वालिटी होती है। और इक्विटी क्या होती है, इक्विटी का मतलब होता है कि सबको डिफरेंट स्टेजेस ऑफर करना है। जिसके पास अपॉर्चुनिटीज़ है उसको वो लेवल नहीं प्रोवाइड करवाना है क्योंकि उसके पास ऑलरेडी अपॉर्चुनिटीज़ है, पर जिसके पास नहीं है उसको उस बच्चे के लेवल पे ला के खड़ा कर देना है जिसके पास अपॉर्चुनिटीज़ है। ठीक है, इक्विटी का मतलब ये होता है। अच्छा, तो फिर SS इक्विटी, फिर है इक्वालिटी, सॉरी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, फिर अफोर्डेबिलिटी के बारे में बात किए हैं। ठीक है, और जो लास्ट है अकाउंटेबिलिटी के बारे में। ये 5 पिलर्स हैं। ये इसका ऑर्डर भी पूछ सकते हैं, आपको इसी ऑर्डर में याद करने हैं। SS, फिर इक्विटी, फिर इक्वालिटी, सॉरी क्वालिटी क्यों याद आ रहा है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, फिर अफोर्डेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। ये 5 चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाकी हम आगे डिस्कस करते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रिगार्ड मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिस्ट ऑप्शन इन UGC स्ट्रीम विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट मैच्ड करेक्टली। अच्छा, एक और जो आपकी रिकमेंडेशन है वो है मल्टीपल एग्जिस्ट एंड उसका आपके एंट्रीज का। इसका मतलब ये है कि जैसे आप इन हायर एजुकेशन, मतलब आप UG अंडर ग्रेजुएट के लिए हैं, ये आपके लिए तो क्या कर रहे हैं, जैसे आपने फर्स्ट ईयर में एडमिशन ली, ठीक है, ड्यू टू सम रीजंस आप फर्स्ट ईयर के बाद आपको ड्रॉप करना पड़ा। ठीक है, फिर उसमें आपको क्या देंगे, ये एक डिप्लोमा या सर्टिफिकेट देंगे ताकि जब आप नेक्स्ट टाइम ज्वाइन करें तो आपको फर्स्ट ईयर ना करना पड़े, आप डायरेक्ट आपकी जो एडमिशन हो वो सेकंड ईयर में हो। सपोज आप सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर आपने अच्छे से कर लिया, सेकंड ईयर आपने अच्छे से कर लिया और आपको सेकंड ईयर के बाद आपको फिर से ड्रॉप करना पड़ता है किसी भी रीज़न के लिए, तो आपको एक एडवांस डिप्लोमा मिलेगा ताकि आप थर्ड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन ले सको। एंड इन्होंने एक और चीज़ यहाँ पर इन्वेंट की है, दैट इज़ ABC।
कोई बता सकते हैं? इसी मल्टीपल एग्जिस्टेंट एंट्री के लिए है ये ABC। तो ये क्या है? आपके एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की बात की है इन्होंने। मतलब आपके जो फर्स्ट ईयर के क्रेडिट्स होंगे वो स्टोर रहेंगे यूनिवर्सिटी के पास, रहेंगे जिस भी इंस्टीट्यूशन से आप कर रहे हो। आपके फर्स्ट ईयर के जो क्रेडिट्स है वो आपके इस बैंक में चले जाएंगे। फिर जब आप सेकेंड ईयर ज्वाइन करेंगे तो वो आपके साथ हेल्प करेंगे। फर्स्ट ईयर जैसे आपके फर्स्ट ईयर का रिजल्ट होता है उसमें जो आपके क्रेडिट्स बनते हैं वो स्टोर रहेंगे बैंक में, अनटिल और अनलेस आप सेकेंड ईयर को ज्वाइन करते हैं तब तक उसको स्टोर रखेंगे वहाँ पर। ऐसा नहीं है कि उनके पास कोई डेटा नहीं रहेगा आपका, नहीं, उनके पास ऑलरेडी फर्स्ट ईयर का डेटा स्टोर रहेगा, आपके क्रेडिट्स का डेटा स्टोर रहेगा, वो इस बैंक में स्टोर रहेगा। दैट इज़ ABC एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में स्टोर रहेगा। ठीक है। सो अब मैंने आपको बता दिया, फर्स्ट ईयर में आप छोड़ते हो तो आपको डिप्लोमा या सर्टिफिकेट मिलेगा, सेकेंड ईयर में आप छोड़ते हो तो एडवांस डिप्लोमा मिलेगा, थर्ड ईयर में आप छोड़ते हो तो आपके पास क्या मिलेगा? आपको बैचलर्स डिग्री मिल सकती है। ठीक है। या अगर आप 4 ईयर का कोर्स कर रही हैं, कोई भी 4 ईयर वाली कर रही हैं आप, तो उसमें आपको मतलब क्या देंगे ये, मतलब अगर आप 4th ईयर में आप किसी रीज़न की वजह से आपको ड्रॉप करना पड़ता है, 4th ईयर आपका कंप्लीट हो जाता है, फिर आपको क्या मिलेगी? 4th ईयर के बाद आपको एक रिसर्च डिग्री मिलेगी। ठीक है। रिसर्च डिग्री भी साथ में मिलेगी। ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका फोर्थ ऑप्शन है, 4th बैचलर्स डिग्री विद रिसर्च आफ्टर 5 ईयर्स, 5 ईयर्स के बाद नहीं, 4 ईयर्स के बाद ही मिल जाएगी। 1 साल क्यों वेस्ट करना। ठीक है। तो ये है आपका 3 ईयर्स बैचलर्स डिग्री आफ्टर, मतलब आपके 3 ईयर का अगर आप बैच कर रहे हो कोई भी, आपको पता है UGC आपके किसके उस पर डिपेंड किया गया है। आपको या तो मतलब जैसे आप 3 ईयर का UGC डिग्री ले सकते हैं, साथ में अब आपके 4 ईयर UGC डिग्री भी है। ठीक है। कोई भी 4 ईयर की UGC डिग्री है, इसमें भी सेम ही वो फ्रेम रहेगा आपका। 4 ईयर में आपको क्या है, जब आप मतलब मास्टर्स करेंगे आगे, MSc कर रहे हैं या आप MA कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उसमें आपका रिसर्च का 1 ईयर कम हो जाएगा, फिर वो आप 1 साल में आप कंप्लीट कर सकते हो। जिसने 4 ईयर आपकी ये UG डिग्री ली है उसको 1 ईयर कम लगेगा। मेन 5 है आपका, आपको पता है 5 ईयर्स का आपका ये ग्रेजुएट प्लस आपका मास्टर रहता ही है, तो वैसे ही रहेगा। बट अगर आप 4 ईयर का कर रहे हो तो आपको 1 ईयर का मास्टर, सिर्फ आपको वो 1 ईयर वाला मास्टर करना पड़ेगा। ओके। एंड आपको पता है एक और चीज़, MPhil को इन्होंने क्या कर दिया? अबॉलिश कर दिया है। ठीक है। MPhil अब कंपलसरी नहीं है। ठीक, मतलब PhD से पहले वैसे ये बोला जाता था MPhil करना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि आपको ये हेल्प करता है, तो बट अब ऐसा कुछ भी नहीं है। आप MPhil विदाउट MPhil भी आप PhD कर सकते हैं। सो ये रहने वाला है। नेक्स्ट है आपका, एज पर NEP 2020 द टीचिंग अप टू एटलीस्ट व्हाट ग्रेड टू बी इन द मदर लैंग्वेज और रीजनल लैंग्वेज। तो कब तक मिनिमम पूछा गया है, एटलीस्ट पूछा गया है, तो एटलीस्ट किस ग्रेड तक आप बच्चे को पढ़ा सकते हैं उनकी मदर लैंग्वेज में। सो द करेक्ट आंसर इज ऑफ 6 ग्रेड। ठीक है। ग्रेड 6 तक आप उनको, सॉरी ग्रेड 5 तक, 6 नहीं, ग्रेड 5 तक उनको वो कर सकते हैं, आप उनको उनकी मदर लैंग्वेज में पढ़ा सकते हो एटलीस्ट। नेक्स्ट, व्हाट परसेंटेज ऑफ GDP विल बी स्पेंड बाय द यूनियन गवर्नमेंट इन द एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो कितनी परसेंट आपकी GDP का स्पेंड होता है, होना चाहिए, होगा, मतलब इस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस पॉलिसी के बाद 6% होगा। ठीक है। 6% ऑफ GDP will be implemented or will be used for the education मतलब एजुकेशन में यूज किया जाएगा आपके। नेक्स्ट है, इन द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 द नंबर 5 इज कॉल्ड व्हाट स्टेज। तो 5 साल वाला कौन सा स्टेज बोला गया था? तो 5 साल वाला आपका फाउंडेशन स्टेज था। आपको अभी मैंने समझाया है, आई होप ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फाउंडेशन स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज भी 3 साल का था आपका, मिडिल एज भी आपकी, मिडिल स्टेज भी 3 साल का था, और सेकेंडरी 4 साल का था। नेक्स्ट है, फ्रॉम विच क्लास स्किल डेवलपमेंट कोर्स विल बी स्टार्टेड इन दी न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो कब से आपकी ये आपका वोकेशनल कोर्सेज स्टार्ट हो जाएंगे या स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज ग्रेड 6 से स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है, व्हेन इज NEP फॉर्म्ड। सो आपका NEP कब फॉर्म हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 1986 में।
इसमें से 1968 तो कहीं ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो आपको ये देखना है कौन सा ऑप्शन में दिया गया है. नेक्स्ट इज हाउ आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया. मैंने आपको भी बताया 1968 में पहली हुई थी, 1986 में दूसरी हुई थी, और उसके बाद अमेंडमेंट वाली को हम काउंट नहीं करते हैं. उसके बाद क्या है, 2000 अमेंडमेंट हुई थी, कोई पॉलिसी फॉर्म नहीं हुई थी. 2020 में हुई है, और आप इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखोगे तो 34 ईयर्स का डिफरेंस आता है. तो आफ्टर 34 ईयर्स आपकी जो नई एजुकेशन पॉलिसी है वो एग्जिस्टेंस में आई है. नेक्स्ट इज एज पर NEP 2020 द नेशनल असेसमेंट सेंटर PARC will be set up at a standard setting body. What does the R letter stands for in PARC? सी हमने कल ही जो है फुल फॉर्म्स डिस्कस किया था. आई होप आपने ये याद कर लिया होगा. PARC का फुल फॉर्म आपने याद कर लिया होगा. अगर आपने ये फुल फॉर्म याद कर लिया है तो आपको पता होना चाहिए कि इसका करेक्ट आंसर क्या है. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज क्या होगा, R स्टैंड्स फॉर योर रिव्यू इन दिस. ठीक है, आपको पता है कि परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट. होलिस्टिक डेवलपमेंट इज द फुल फॉर्म ऑफ योर PARC. ठीक है, सो रिव्यू इज द करेक्ट फॉर्म. नेक्स्ट करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज फुल फॉर्म ऑफ NPST. तो फुल फॉर्म कल हमने डिस्कस किए थे. NPST का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स, national policy standard for teacher, national professional state for teacher, none of these. So इसका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है, ए रहने वाला है, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स. सी ज़रूरी नहीं है ऐसे आपसे फुल फॉर्म पूछ लिया जाए, किसी एक वर्ड का भी मतलब फुल फॉर्म पूछ लिया जा सकता है. जैसे यहाँ पर आर का स्टैंड, क्या आर किसके लिए स्टैंड करता है, सिमिलरली यहाँ पर पी किसके लिए स्टैंड करता है, एस किसके लिए स्टैंड करता है, ये चीज़ पूछ ली जा सकती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन NCFSE जो है आपका 2020-21 विल बी डेवलप्ड बाय. तो ये जो आपका ये जो है नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, ये कौन डेवलप करवाएगा आपका, ये डेवलप होगा आपका NCERT के अंडर. NCERT क्या है आपको पता है, कल हमने डिस्कस किया था. ये आपका कब इस्टेब्लिश हुई थी, 1961 में हुई थी, और ये ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट की. ठीक है, द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग. नेक्स्ट है, ये फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया शायद से. व्हाट परसेंटेज ऑफ GDP विल बी स्पेंड बाय द गवर्नमेंट इन द न्यू एजुकेशन पॉलिसी. सो 6% इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज बाय विच ईयर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन थ्रू ग्रॉस इन्वॉल्वमेंट रेशियो हैज़ बीन प्लान्ड. तो कौन से ईयर तक ये आपकी प्लान की गई है, तो 17 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 2030. नेक्स्ट है बाल वाटिका इज डिज़ाइंड फॉर दी चिल्ड्रन ऑफ एज. सी बाल वाटिका क्या है, ये बाल वाटिका को पहले आपको मतलब पता होना चाहिए, फिर एज आप खुद गेस कर लेंगे. बाल वाटिका जो है आपकी आंगनवाड़ी की तरह ही है. ठीक है, आंगनवाड़ी की तरह ही है ये बाल वाटिका आपकी. सो आपको पता है आंगनवाड़ी का ही हम बोल सकते हैं दूसरा नाम बोल दिया गया है. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 5 ईयर्स. ठीक है, 5 ईयर्स की एज तक. नेक्स्ट है, और आज का हाँ, फॉर द एज ऑफ 3 to 6 फाउंडेशनल लर्निंग करिकुलम्स इज डिज़ाइंड बाय. सी आपका जो 3 से 6 साल का जो फाउंडेशनल स्टेज है, या हम ये कौन इसको डेवलप करेगा, तो इसको आप अर्ली जो है ना ECCE कल ही फुल फॉर्म बताया है, वो इसको डेवलप करवाएंगे, इसका करिकुलम ये डिज़ाइन करेंगे. ठीक है, ECCE. ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए इसका फुल फॉर्म क्या है. जैसे है कि आपको मैं बता दूं कि कुछ मेन चीज़ें आपकी इसमें क्या थी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में अर्ली चाइल्डहुड केयर के बारे में बहुत ज़्यादा एम्फोसिस, जो आपकी ये फाउंडेशनल स्टेज है इस पर बहुत ज़्यादा फोकस मतलब एम्फोसाइज किया है, इस पर विड्रॉ किया है, जो है थोड़ा सा सोचा है इस चीज़ के बारे में फाउंडेशनल स्टेज को अच्छा बनाने के लिए. बट एक ड्रॉबैक यहाँ पर ये है कि ये यहाँ के लिए कोई स्पेशल
टीचर्स अपॉइंट नहीं कर रहे हैं, ये सारे आंगनबाड़ी वर्कर्स के लिए इन्होंने ये बोला है कि आंगनबाड़ी वर्कर्स ही जो ये आपकी केजी यूकेजी एंड ऑल वाली सीन है वो देखेंगे, वही देखेंगे इस चीज़ को। तो कुछ लोग इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं कि ये चीज़ गलत है, नई टीचर्स अपॉइंट होनी चाहिए। वहाँ पर थोड़ा सा एक ड्रॉबैक फैक्टर लग रहा है अभी तक, ठीक है। फिर उसके बाद आपका जो है इसमें रिफॉर्म आपके जो करंट एग्जामिनेशन सिस्टम है, जैसे कि इसमें आपको पता है मल्टीपल एंट्रीज एंड एग्जिस्ट का एक बहुत अच्छा ऑप्शन ऐड किया गया है। कुछ लोग कुछ रीजंस की वजह से स्टडीज़ कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, अपने बीच में उनको छोड़ना पड़ता है, तो वो वहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। एक बेस्ट ऑप्शन ये खोला गया है। फिर इसमें एक और चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो आपकी टीचर ट्रेनिंग है उसको स्ट्रेंथन किया गया है, ठीक है। जैसे आपकी और भी जैसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन किया गया है, क्योंकि टीचर्स अगर अच्छी होगी तो ही जो है फ्यूचर बहुत अच्छा होगा। कल ही हमने एक बात, द फ्यूचर ऑफ द कंट्री लाइज इन द क्लासरूम, ये चीज़ बोली थी, हमने पढ़ी थी ये कल ही एक स्टेटमेंट में हमने पढ़ा था। तो वही बात है, तो टीचर्स की जो ट्रेनिंग्स पे उस पर बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज पुट किया गया है। एमफिल को आपने हम जैसे बात की अबॉलिश किया गया है। फिर आपकी यूजीसी एंड ये जो मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिस्ट वाला है 5+3+3+4 वाला स्ट्रक्चर फॉलो करने के लिए बोला गया है। फिर हमने एबीसी के बारे में पढ़ा, बैंक ऑफ क्रेडिट, बैंक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के बारे में पढ़ा हमने, ठीक है। और रीस्ट्रक्चर ऑफ द एजुकेशन, ठीक है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के बारे में भी हमने पढ़ा। आज का लास्ट क्वेश्चन ये है, इसका आंसर आप मुझे देंगे। हु इज़ द करंट एजुकेशनल मिनिस्टर ऑफ इंडिया? हु इज़ द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए करंट कौन है। सो आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो एंड आपको ये काफ़ी हेल्प करेगी एग्ज़ाम में। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। सी इसके बाद मे बी आई एम नॉट श्योर, क्योंकि मेरे पास और भी काम है। आई एम नॉट श्योर कि एक और वीडियो आएगी कि नहीं आएगी। अगर नहीं आएगी तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, अच्छे से करना अपने एग्ज़ाम को। एंड सी थोड़ा क्वेश्चंस पे टीचिंग एप्टीट्यूड वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको थोड़ा सा फोकस करके करना। एंड हिमाचल जीके की बहुत सारी वीडियोज़ चैनल पर पड़ी है, प्लीज़ उनको देख लीजिए। बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स डिस्कस किए हैं, उनको देख लीजिए। आपको आराम से आप अच्छे से स्कोर कर लेंगे, ठीक है। एंड जो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस हैं, प्लीज़ सबसे बेस्ट एंड पॉजिटिव आंसर क्वेश्चन जो आंसर है उसको ढूंढने की कोशिश कीजिए आंसर में, ठीक है। एंड मतलब थिंक लाइक अ टीचर, कि आप अगर एक आइडियल टीचर है तो आप कैसे उस चीज़ को सॉल्व करेंगे, उस सोल्यूशन को कैसे, आप क्या सोल्यूशन ढूंढेंगे उस क्वेश्चन का, ठीक है। एंड ऐसा नहीं है कि आपको जो ठीक लगता है बिल्कुल वही करके आ जाना है। कुछ चीज़ें आपको सोसाइटी के हिसाब से सोचनी है, पॉजिटिव आंसर ढूंढना है। मैंने आपको हमेशा यही बोलना है, पॉजिटिव आंसर ढूंढना है अपने क्वेश्चंस में। एंड क्या था और क्या रह जाता है, और आपकी जो ये एजुकेशन कमीशन वाला सेक्शन है 20 मार्क्स का आपका ये रहने वाला है। सो अकॉर्डिंगली देख लेना, अच्छे से करना। जितने भी चेयरमैन्स हैं, कब ये चीज़ें, ये कौन से कमीशन कब आए थे, कौन सी कमिटीज़ कब फॉर्म हुई थी, मेजर रिकमेंडेशंस क्या क्या थी, वो सब कुछ पढ़ लेना एक बार, मतलब अच्छे से पढ़ के जाना। यही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, फुल फॉर्म्स पढ़ लेना, ठीक है। करंट जो आपके जैसे कौन है चेयरमैन कौन है वो पढ़ के चले जाना, यही क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे मैक्सिमम। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। एंड येस, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, प्लीज़ मुझे आज ही मतलब पेपर सेंड करने वाले हैं, प्लीज़ मुझे आज ही मैसेज कर दीजिए टेलीग्राम पे कि मैं आपको पेपर सेंड कर दूंगा, सो दैट आई एम ऑल्सो टेंशन फ्री कि मुझे पेपर मिल जाएगा, वरना मुझे अरेंज करना पड़ेगा वो पेपर, ठीक है। सो जो भी विलिंगली देना चाहता है पेपर, तो प्लीज़ आज ही टेलीग्राम पे मैसेज कर देना कि पेपर के बाद एग्जैक्टली मुझे क्वेश्चन पेपर सेंड कर देना। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।